हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आज का वीडियो है ये आपका साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो उस पर रिलेटेड आज का ये पूरा वीडियो है। पूरी वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से लास्ट तक देखें दोस्तों, और पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। वे संसाधन जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो ऐसे संसाधन जो मानव जाति की जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे संसाधनों को दोस्तों हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति द्वारा हमें बिना किसी कार्य के, हमारे बिना किसी इंटरफेरेंस के हमें हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मानवीकृत संसाधन है। मानवीकृत कहने का मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से हैं दोस्तों। इसमें आप देखेंगे कि देखिए, चुंबकत्व मानवीकृत नहीं है, ना ही गुरुत्व और ना ही विद्युत, है ना। और प्रकाश, वायुमंडल, जल भी मानवीकृत नहीं है, प्राकृतिक संसाधन है। सब्जी, फल, पशु आदि भी देखिए दोस्तों, फसल जो पशु हैं ये भी जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं। लेकिन इसमें से जो ऑप्शन डी है, फाइबर, दरवाजे, प्लास्टिक, ये हमारे मानवीकृत संसाधनों में आते हैं, शामिल किए गए हैं, क्योंकि दरवाजे, प्लास्टिक और फाइबर जितने भी होते हैं वो मानवों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सारे संसाधन जिसे मानव द्वारा दोबारा प्राप्त करने में हजारों सालों लाखों का जो समय लगता है, तो वे क्या कहलाते हैं, है ना दोस्तों। देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीकृत संसाधन, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से संसाधन हैं जो इनको दोबारा से प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगता है ना। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं दोस्तों कि अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या कहलाते हैं कि ये संसाधन जो एक बार हम प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद इसका एक बार दोहन करने के बाद, मतलब कि एक बार यूज़ करने के बाद इन्हें दोबारा से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, दोबारा से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय ही संसाधन कहा जाता है। और नवीकरणीय क्या हो जाते हैं, जिनको हम एक रूप में अगर हमने उसका यूज़ कर लिया है तो दूसरा उसको रीयूजेबल होते हैं वो। ठीक है, सीधी सी बात है कि रीयूजेबल होते हैं, उनको कहा जाता है नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय मतलब कि वही जैसा कि बताया गया हमें, है ना। तो इसके कौन से उदाहरण हैं दोस्तों। तो इसकी ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, कोला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, लकड़ी, बायोमास, पानी, वायु, सूरज की रोशनी, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसको आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है, कोला, पेट्रोलियम आदि भी एक बार अगर आपने इसका यूज़ कर लिया है तो ये खत्म हो जाती हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय संसाधन की संज्ञा दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि स्वामित्व की दृष्टि से एक तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में आपका स्वामित्व है, आपकी चीज़ें जो भी होंगी। राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जिसमें एक पूरे देश के लोगों का, जो वहाँ के संसाधन होते हैं उस पूरे देश के लोगों का उसमें स्वामित्व होता है, पूरे देश के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वे राष्ट्रीय संसाधन कहला गए। और इससे बाहर जब हम निकलते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि वायु, पवन, वेग आदि हैं, तो इसमें किसी एक का स्वामित्व नहीं है, किसी देश का स्वामित्व नहीं है। ये हमारे मानव जाति, पशु जाति, पेड़ पौधे, इन सब का स्वामित्व कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चक्रीय संसाधन का उदाहरण क्या है। चक्रीय संसाधन, अब देखिए दोस्तों, चक्रीय संसाधन क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, मानवीकृत। उसके बाद एक अलग सी चीज़ आती है चक्रीय संसाधन। तो चक्रीय संसाधन क्या होता है दोस्तों, जिनका हम एक बार यूज़ कर लें और उसको दोबारा से हम इस तरह से यूज़ करें कि उसका रूप परिवर्तित हो जाए, इस तरह से उसका दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वे चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें देखिए, पेट्रोलियम एक बार यूज़ करने के बाद खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस, तांबा आदि खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोहा और जल है दोस्तों, वो प्रकृति में कई रूपों में हमें प्राप्त होता है। लोहा और जल, जैसे कि जल ही होता है, अगर हमने इसको एक बार बॉईल कर लिया, जल को यदि हमने बॉईल कर लिया तो हम उसमें इवेपोरेशन हो जाता है, भाप बन जाती है। उस भाप को भी, जो उस भाप की जो ऊष्मा होती है, उसे भी हम किसी न किसी रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि बर्फ़ होती है, बर्फ़ भी जल का ही एक उदाहरण है, तो बर्फ़ को भी हम किसी न किसी तरह से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो एक जल, जैसे जल और लोहा आदि हैं, वो प्रकृति में इस रूप में प्राप्त होते हैं कि उन्हें चक्रीय
क्रम में हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को ही हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट आता है, सर्वव्यापक संसाधन कौन से हैं। सर्वव्यापक कहने का मतलब है जो सभी जगह हमें उपलब्ध होते हैं। तो देखिए जो वायु है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी वायु। ऐसा क्यों दोस्तों कि जो वायु होती है वो हर जगह सर्वव्यापी होती है वायु। कोयला आपको किसी क्षेत्र में मिलेगा नहीं, या फिर किसी क्षेत्र में लोहा मिलेगा, किसी क्षेत्र में आपको जैव पदार्थ अधिक मिलेंगे, लेकिन जो वायु है वो हर जगह विद्यमान होती है। इसलिए ऐसे संसाधनों को जो हर जगह हर किसी के लिए उपलब्ध होते हैं आसानी से, तो उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पसंद आने पर प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IUCN से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि IUCN होता क्या है। तो IUCN का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, जिसमें विश्व के सबसे विकट पर्यावरण संबंधी जो प्रजातियां हैं, तो उन्हें उनके विकास से संबंधित चुनौतियों को समाधान करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी जो दुर्घटनाग्रस्त या फिर जो विलुप्त प्रजातियां हैं, उन सब की कंजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए समाधान जो खोजने का काम है वो हमारी IUCN करती है। तो जो IUCN है दोस्तों, इनका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था अक्टूबर 1968 में, अक्टूबर 1968 में इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन हुआ था। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि सबसे पहले इसका मुख्यालय देख लीजिए दोस्तों, जिसका हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है IUCN का मुख्यालय। इसके अलावा दोस्तों जो IUCN है वो प्रतिवर्ष एक रेड डेटा बुक, ध्यान से देखिएगा, रेड डेटा बुक का लॉन्च करती है। तो रेड डेटा बुक क्या है दोस्तों? इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को शामिल किया जाता है कि विभिन्न पूरे विश्व में जितनी भी हमारी ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, जैसे कि डायनासोर आदि जो होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो ऐसे ही आज के ज़माने में भी कुछ ऐसी प्रजाति हैं जो विलुप्ति की कगार में हैं। तो ऐसे ही प्रजातियों को, जीव जंतुओं, पेड़ पौधे आदि इसमें सभी शामिल होते हैं। तो उन्हें रेड डेटा बुक में हर साल इनको वर्गीकृत किया जाता है, शामिल किया जाता है, ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष भारत में जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है? वन्य जीव सुरक्षा के लिए वन्य जीव अधिनियम, तो दोस्तों सर ऑप्शन ए करेक्ट है, 1972 में ये अधिनियम बनाया गया है। तो 1972 में जो अधिनियम बनाया गया है दोस्तों, इसके तहत जो पशु पक्षी होते हैं उनका अवैध शिकार, तस्करी, उनके मांस आदि का जो भी तस्करी है, तो उनको रोकने के लिए जो ये अधिनियम है हमारा बनाया गया है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा अस्तित्व में आया है? प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो नीलगिरी केरल में, तो नीलगिरी का जो तट है ये पहला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? ये विशेष पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की प्रजातियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पनपती हैं, तैयार होती हैं। तो ये विशेष प्रजातिक एरिया कहलाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इनको रिजर्व करने का, इनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार के पास होता है। तो जो ये अधिनियम आया दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व का, ये 1986 से आ गया है। ठीक है, 1986 से आ गया है ये बायोस्फीयर रिजर्व में। पहला है आपका नीलगिरी का। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर अभी जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला आपका तो नीलगिरी जो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। न्यूएस्ट की बात करें अगर, सबसे नया अगर जो बना हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो है आपका पन्ना का जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में किसी भी सेट में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन की जांच करनी है। देख लीजिए स्टेटमेंट्स। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु होती है, जबकि जैव संसाधन सजीव वस्तु होती है। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, मृदा, चट्टानें व खनिज अजैव संसाधन है और पौधे और जंतु जो हैं वो जैव संसाधन है। जैसे बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर है कि सभी, मतलब कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि जो अजैव संसाधन है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और जैव संसाधन सजीव, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो मृदा, चट्टानें, खनिज हैं ये भी आपके अजैव संसाधन हैं। ठीक है, चलिए इसमें दोनों आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रौद्योगिकी भी एक डैश निर्मित संसाधन है। आप बताइए दोस्तों कि प्रौद्योगिकी किसके द्वारा निर्मित संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी का जो निर्माण है दोस्तों वो मानव ने किया है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। देखिए पहली बात तो इसमें दो चीज़ें शामिल है, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और फिर उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। मतलब कि हमने संसाधनों का उपयोग तो कर लिया है लेकिन उसके बाद उसके उत्थान मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें उसको समय देना है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें कहलाती है संसाधन का संरक्षण करना। ठीक है, संसाधन का संरक्षण करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन डे बनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओजोन डे बनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में की गई। सबसे पहले तो हमें बात आती है दोस्तों कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर, हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 में जो एक प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल जो है आपका कनाडा में है, तो वहीं पर यह अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसके 1987 में जो कनाडा में अधिवेशन हुआ था आपके पर्यावरण से संबंधित, तो उसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया है। और उसी में ये घोषणा की गई थी कि हर साल 16 सितंबर को हर साल जो है ओजोन डे मनाया जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इसकी हम बोलें कि जो ओजोन डे बनाने की शुरुआत कब हुई है, देखिए अपनाया तो 1987 में जा चुका था। ठीक है, लेकिन इसके मनाने की शुरुआत पहली बार कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1995 में। ठीक है, ओजोन डे पहली बार मनाया गया 16 सितंबर 1995 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे हम जानते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से। ठीक है, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये है आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली में स्थित है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। NGT की जो स्थापना है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है, आदर्श कुमार गोयल आपके इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 15 क्वेश्चन है, शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, ऐसे ईंधन जो बहुत पुराने हमारे जीव, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, जीव, पशु, जीव जंतु जो हैं लाखों करोड़ों साल तक दबते जाते हैं और उससे फिर ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे ईंधनों को पहचानना है कि इसमें देखिए पवन, महासागर, कोयला, इसमें जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है। सूर्य, पवन और ज्वार, देखिए दोस्तों ये तीनों ये प्राकृतिक संसाधन है, तो इसमें जीवाश्म ईंधन कोई भी शामिल नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा देखिए पवन, वैसलीन, सूर्य, वैसलीन भी जो है दोस्तों देखिए एक पेट्रोलियम पदार्थ है, इसलिए ये भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है। एक्चुअली ये ईंधन है ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा जो पेट्रोल, लोहा, मृदा है ये भी आपके जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूर्य, पवन और ज्वार जो है पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरो 2 का संबंध किस चीज़ से है। यूरो 2 जान लेते हैं कि यूरो 2 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जो यूरो 2 है उसे हम कहते हैं यूरोपियन उत्सर्जन मानक। ठीक है, यूरोपियन उत्सर्जन मानक। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो यूरोप में सभी प्रकार के जो वाहन हैं उन पर ये लागू किया जाता है। जिस तरह से भारत में आप देखते होंगे कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो BS स्टैंडर्ड में मिलती हैं, BS 1 2 3, है ना। तो BS स्टैंडर्ड क्या है, भारतीय स्टैंडर्ड को कहा जाता है BS स्टैंडर्ड, जिसके आधार पर गाड़ियों के जो धुआं निकलता है उसका मापन किया जाता है। ठीक है, जो BS स्टैंडर्ड भारत से रिलेटेड है और जो यूरो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड है। यूरोपियन स्टैंडर्ड जिससे वाहनों के द्वारा जो भी आप धूल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण जो होता है, तो उसको मापने का ये स्टैंडर्ड है, वायु प्रदूषण। तो इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों वो 1 जनवरी 2006 से कर दी गई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2006 से।
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण से संबंधित है आपका यूरो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आप बताइए दोस्तों, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत मतलब कि जो हमारे बहुत प्रौद्योगिकी आने से पहले से ही हम जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और खाना बनाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कोयला है। कोयला, लकड़ी आदि ऐसे हैं स्रोत जो पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होता है, देखिए पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक बोतल, ये कभी भी अपघटित या विघटित होने वाली पदार्थ नहीं होते हैं। ये सालों साल उसी अवस्था में रहते हैं। आप इसे पानी, रेत कहीं पर भी ज़मीन में रख दीजिए, दफना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, इनमें कोई किसी भी तरह का अपघटन प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन जो सूखे घास पत्ते, जीवाश्म ईंधन की जिसकी हमने बात की थी, तो ये जो सूखे घास पत्ते हैं ये जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं से फिर जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, सूखे घास पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है। ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा प्रोटोकॉल है, इसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विभिन्न समाधान इसमें जो है ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो जो क्योटो कहाँ है? ये क्योटो आपका जापान में है। जापान में जो ग्रीन हाउस प्रदूषण संबंधित जो भी अधिवेशन हुआ था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया है। तो इसकी जो शुरुआत दोस्तों है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको अपनाया कब गया था? 11 दिसंबर 1997 को इसे अपनाया गया था। ठीक है, जापान के क्योटो शहर में हुआ था जो अधिवेशन, तो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, जहाँ पर इसे अपनाया गया था। लेकिन अगर इसके हम लागू करने की बात करें दोस्तों, तो इस लागू हुआ है ये 16 फरवरी 2005। 16 फरवरी 2005 से जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो हर सारी कंट्रीज़ में लागू किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? ग्रीन इकोनॉमी जो है वो किसके नेतृत्व में है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं UNEP के नाम से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोस्तों, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो जून 1972 में इसकी स्थापना कर दी गई है। जून 1972 में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंजर एंडरसन इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। UNEP की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहें दोस्तों ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसी प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहाँ से अगर मानव जाति के कृत्यों के कारण वहाँ पर नुकसान पहुँचने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जैसे गोवा के तट आदि जो होते हैं दोस्तों, आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो फैशन चला है उस वजह से गोवा के तट पर जाकर जो लोग शादियां विवाह कर रहे हैं तो वहाँ पर गंदगी फैल रही है, वहाँ की जो नदियाँ और समुद्र वगैरह हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। तो इस वजह से जो गोवा के तट आदि हैं और हिमालय का क्षेत्र है जो उन्हें पर्यावरण से संबंधित संवेदनशील जगहों पर रखा जाता है। तो ऐसी जो क्षेत्र है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं संवेदनशील? तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संबंधी संवेदनशील क्षेत्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? देखिए दोस्तों, अम्लीय वर्षा एक्चुअली होती क्या है? वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और वो जब भी ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल आदि को ले लिया जाए तो वहाँ पर जो चूना पर वो जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है तो वो चूने के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रतिक्रिया करके अपना अंतिम उत्पाद बना लेती है, और ये अंतिम उत्पाद होता है आपका जिप्सम। ठीक है, याद रखिएगा, जिप्सम जो है अम्लीय वर्षा का अंतिम उत्पाद है जो कि ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इस क्वेश्चन है, भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? स्थानिक पौधों की बात करें दोस्तों कि कुछ क्षेत्र में जो विशेष प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हिमालय के क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। हिमालय का जो क्षेत्र है दोस्तों विभिन्न प्रकार की जैव विविधता वाला क्षेत्र कहा जाता है इसे। विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है हिमालय के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन में, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह सबसे पहला जो है वो है इबुकी।
नाम याद रखिएगा, इबुकी, इंग्लिश में से लिखते हैं IBUKI। इबुकी जो है ये जापान द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों। और ये एक्चुअली करता क्या है, ये आपके जो ग्रीन हाउस गैसों का निरीक्षण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4 मीथेन, इन दोनों का घनत्व नापता है आपके पर्यावरण में, वातावरण में। ठीक है, तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण का काम करता है, इबुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिए। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज की गई है? ग्रेट रेड स्पॉट की खोज किस ग्रह पर की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर जो है ग्रेट रेड स्पॉट की खोज की गई थी। एक ऐसा स्पॉट है दोस्तों, ये एक बहुत ही सर्वाधिक घनत्व वाला स्पॉट माना जाता है, और इसकी जो कहना चाहिए चौड़ाई है, इसका क्षेत्र जो है वो पृथ्वी से भी 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, इतना इतना जो रेड स्पॉट इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक आंधी तूफान आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए इसे ग्रेट रेड स्पॉट की संज्ञा दी गई है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जुड़े रहें हमारे चैनल में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।